पढ़ रहे थे क्या, वैदिक काल। वैदिक काल की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व होती है। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि पहले क्या हुआ कि इस कालखंड का नाम वैदिक काल क्यों पड़ा। सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि इस कालखंड का नाम जो हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, इसका नाम जो है वैदिक काल क्यों पड़ा है। वेद जानते हैं, कितने वेद हैं, कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेद है ना। तो जो वेद होते हैं ना, वेदों की रचना किस समय हुई थी, वैदिक काल में। वेदों की रचना किस समय हुई थी, तो वैदिक काल में हुई थी। इसीलिए वेदों की रचना के कारण ही इस कालखंड को क्या कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी समय जितने भी हमारे वेद हैं, 4 ठो वेद हैं, चारों के चारों वेद किस समय लिखे गए थे, तो वैदिक काल में लिखे गए थे। वेदों के नाम पर इस कालखंड का नाम क्या पड़ गया, वैदिक काल। इस कालखंड का नाम क्या पड़ गया, वैदिक काल। एक चीज क्लियर हुई, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वैदिक काल। कारण तो हो गई किसकी, वैदिक काल की। अब वेद की रचना कौन किया, वेद, जो वेद बने थे, जो जितने भी हमारे वेद हैं, वेदों की रचना जो है आर्य किए थे। कौन किए थे, आर्य किए थे। वेदों की रचना किसने किया था, तो आर्य किए थे। अब ये प्रश्न उठेगा कि आर्य लोग जो थे क्या यहाँ के मूल निवासी थे, मूल निवासी थे, नहीं। आर्य लोग जो हैं यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, ये आए थे कहीं से। कहाँ से आए थे, कौन बताएगा, पढ़े हैं कि नहीं इसके पहले कभी, नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, नहीं पूछेंगे। आर्य लोग जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। हमारे पास वर्ल्ड का मैप नहीं तो अभी दिखा देते हैं मध्य एशिया कहाँ है, वहाँ से कहाँ से आए थे, ठीक है ना। मध्य एशिया से, बस इतना जानिएगा। जो आर्य लोग आए थे, आर्यों ने किसकी रचना किया, तो वेदों की रचना किया। इसलिए इस कालखंड का नाम क्या पड़ गया, वैदिक काल पड़ गया। तो वेदों की रचना किसने किया था, तो आर्य किए थे। आर्य आए कहाँ से थे, तो मध्य एशिया। तो हमारे यहाँ क्यों आए थे, हमारे यहाँ आकर वेदों की रचना किए। तो हमारे यहाँ जो आए थे वो कहाँ पर आए थे, इसको देखते हैं। आर्य जो लोग आए थे, ध्यान समझिएगा, आर्य लोग आए कहाँ से थे, तो मध्य एशिया से। मध्य एशिया से जो ये हमारा पंजाब वाला एरिया है, पंजाब में कितने नदियों के किनारे बसा है, तो 5। पंजाब जो हमारा 5 नदियों के किनारे बसा है। अब इसी में 2 नदी और मिल जाती हैं। एक नदी का नाम है घग्गर और एक का नाम है क्या, सिंधु। एक का नाम क्या है, सिंधु। हमने बताया था सिंधु नदी इधर चाइना से होते हुए इधर आ रही थी, पाकिस्तान में चली जा रही थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में ही बता दिए थे, ठीक है ना। तो जो पंजाब था वो कितनी नदियों से घिरा हुआ था, 5 नदियों से। अब यहीं पर 2 नदी और मिल जाती थी, जिसका नाम, एक का नाम क्या था, घग्गर, दूसरी का नाम सिंधु। कितनी नदियां हो गई, 7। जब 5 नदियों के समूह को पंजाब कहते हैं तो 7 नदियों के समूह को क्या कहेंगे, सप्त सैंधव, सैंधव प्रदेश। यानी कि 7 नदियों का जो समूह होता है उस वाले एरिया को क्या कहते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश। आर्य आए कहाँ से थे, तो मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आए, हमारे भारत में किस एरिया में रुके, पंजाब के किस एरिया में, सप्त सैंधव प्रदेश। पंजाब के कहाँ पर, सप्त सैंधव प्रदेश में ये आए थे। सप्त सैंधव प्रदेश में क्या है, ये आए थे। जब ये आए थे सप्त सैंधव प्रदेश में, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर वेदों की रचना किया। अब वेद हमारे लिखे किस में गए हैं, संस्कृत में। हो गया काम, क्या यार। देखिए आर्य लोग आए कहाँ से थे, तो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। और किस वाली एरिया में आए, पंजाब वाली एरिया में। पंजाब जो है 5 नदियों से घिरा हुआ है। अब वहीं पर 2 नदी और मिल जाती है, एक का नाम सिंधु, दूसरे का घग्गर। अब इन्हीं 7 नदियों को मिलाकर जो एरिया बनता था उसी को कहते थे सप्त सैंधव प्रदेश। अब ये आए कहाँ थे, तो सप्त सैंधव
प्रदेश में, सप्त सिंधु प्रदेश में। कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से, मध्य एशिया से आए थे, सप्त सिंधु प्रदेश की रचना करने आए थे। अब इनकी जो मूल भाषा थी, रहने दीजिए, इनकी जो मूल भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। इसीलिए इन लोगों ने वेदों की रचना की, और कोई भी वेद उठाकर देखेंगे सभी वेद किस भाषा में है? संस्कृत में। इनकी जो मूल भाषा थी संस्कृत थी। अब यहाँ के जो लोग थे इनकी भाषा को समझ ही नहीं पा रहे थे, चूंकि जितने भी वेद लिखे गए हैं वेद में इन लोगों ने बताया है कि जो संस्कृत होती है वो किसकी भाषा है? देवताओं की भाषा। वो भाषा किसकी है? देवताओं की भाषा है। जब देवताओं की भाषा है और यहाँ के मूल निवासी जो हैं इसको क्या है? नहीं जानते हैं, तो इसलिए यहाँ के मूल निवासियों के क्या कहते थे? नीच कहते थे। क्या कहते थे? नीच कहते थे, अनार्य कहते थे, अनार्य, अनार्य या क्या कहते थे? नीच कहते थे। अब चूंकि ये जिस किसी उद्देश्य से आए रहे होंगे, हमारे यहाँ किसी उद्देश्य से आए होंगे, तो अपना उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि भाषा। जब तक हम आपसे नहीं बात कर पाएंगे, आप हमसे हमारी बातों को नहीं समझ पाएंगे, तो हम लोगों का यहाँ आना क्या होगा? व्यर्थ होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो इन लोगों ने कहा कि क्यों ना हम करें, किन्होंने? आर्यों ने सोचा क्यों ना यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन्हें क्या सिखा दें? संस्कृत सिखा दें। क्यों ना यहाँ के मूल निवासियों को क्या सिखा दें? संस्कृत सिखा दें। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ के मूल निवासियों को संस्कृत सिखाने की बेड़ा क्या कर लिए हैं? ठान लिए। अब यहाँ पर दो लोग तैयार हो गए, कह दिए कि हम क्या करेंगे, यहाँ के मूल जो निवासी हैं उनको क्या करेंगे? संस्कृत सिखा देंगे। अब अपने यहाँ देखिए कर्क रेखा है, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती कर्क रेखा, जो भारत को कितने भागों में बांट देती है? दो भागों में, एक उत्तरी भारत, एक दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। तो दक्षिण भारत में आए थे एक आर्य जिनका नाम था अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि नाम क्या था? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि से कहें का आप इतना आपके अंदर है हिम्मत कि है जो दक्षिण भारत है इसमें आप संस्कृत सिखा सकते हैं यहाँ के मूल निवासियों को? ठीक है, हाँ एकदम सिखा देंगे, कौन चीज की दिक्कत है, चलो सिखाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि दक्षिण भारत के जितने भी लोग थे उनको क्या है कि संस्कृत सिखाने लगे। अब भारी मात्रा में यहाँ के मूल निवासी संस्कृत को क्या है? सीखने लगे। फ्री की चीज था, सीखने लगे, आराम से लोग सीखने लगे। अब दिक्कत क्या हो गई? आर्य का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। आर्य का प्रभाव क्या हो गया? धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब आर्य का प्रभाव बढ़ने लगा तो इस आधार पे क्या हुआ कि यहाँ के जो राजा थे, अब देखे होंगे जो लोग राजपाट करते हैं, अगर उनकी जनता को सीधे साधे समझिए, मुखिया का चुनाव, अगर मुखिया के चुनाव में अगर एक मुखिया का वोट कोई जाकर काटने लगा तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? गुस्सिया जाएगा, वो जाकर दूसरे वाले को जो काट रहा होगा उसको दे भी देगा। तो यहाँ के जो राजा थे, कई राजा ने मिलकर क्या किया? पंचायत कर लिया आपस में, पंचायत किया। टोटल 10 राजा उपस्थित हुए। 10 राजाओं ने कहा ये जो भाई साहब आर्य आए हैं ना, ये क्या करेंगे? हम लोगों का राजपाट धीरे धीरे छीन लेंगे, हम लोगों का राजपाट छीन लेंगे। यहाँ के लोगों को संस्कृत अभी बुला रहे हैं, कुछ दिन बाद है यही लुभावना वाला देकर अपने में क्या कर लेंगे? कंट्रोल कर लेंगे। तब हमको क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। तो इन राजाओं ने मिलकर क्या किया? आर्यों के साथ युद्ध की घोषणा कर दिया। आर्यों के साथ क्या करने लगे? युद्ध की घोषणा कर दिया कि हम क्या करेंगे, अब आप लोगों को अपने देश में रहने नहीं देंगे, अपने देश में रहने नहीं देंगे। अब क्या करिएगा? हम आपको भगा कर ही रहेंगे। इसीलिए इन लोगों ने जो युद्ध किया, कितने राजा थे? इसीलिए इस युद्ध को कहते हैं 10 राज का युद्ध। क्या कहते हैं? 10 राज का युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध को क्या कहते हैं? 10 राज का युद्ध। अब ये जो 10 राज का युद्ध हुआ था ना, ये किसके? 10 राजाओं और आर्यों का एक कबीला था जिसका नाम था भरत कबीला। क्या नाम था? भरत कबीला। कबीला समझते हैं? कबीला जैसे हम बताए होंगे पहले आपको, सेना होती है, सेना में बटालियन होती है। जो अच्छे कैटेगरी के सैनिक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं?
कुशल होते हैं उनको छांटकर अलग कर दिया जाता है, उनको छांटकर अलग कर दिया जाता है, जिससे क्या हो कि अलग अलग बटालियन बन जाती है। जैसे पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, बटालियन उनकी बनती है, सेना का समूह बनता है कि ये वाले क्या करेंगे, अगर ये वाले ज़्यादा कुशल हैं, अगर देश देश में युद्ध हो जाता है, भारत पाकिस्तान में होता है, तो तुरंत इनको क्या किया जाएगा, उतार दिया जाएगा। तो जो इनका था कबीला, क्या नाम था, आर्यों का जो कबीला था युद्ध लड़ने वाला, उसमें का बहुत ही ज़्यादा कुशल एक कबीला था जिसका नाम क्या था, भरत कबीला। जिसका नाम क्या था, समझ में आ रहा है ना। तो भरत कबीला वालों ने, आर्यों ने निर्देश दिया कि हमारी पूरी सेना का जरूरत है लड़ने की, हमारा यह क्या है, अकेले काफ़ी है। अब इन्होंने क्या किया, अपना भरत कबीला को भिड़ा दिया, किसके साथ, 10 राजाओं के साथ, जो जिसको किस नाम से जाना जाने लगा, 10 राज के युद्ध। और इस युद्ध में दोनों लोग लड़े, दोनों लोग कहने का मतलब यहाँ के जो राजा थे और यहाँ के आर्य जो थे, दोनों लोग जब आपस में भिड़े, आमने सामने जब इनकी सेना आई, तो आमने सामने कोई हारेगा, कोई जीत किसकी हो गई, भरत कबीला की। आर्यों की क्या हो गई, जीत हो गई। आर्यों की जब जीत हो गई तो इनकी जो है महत्वाकांक्षा क्या होगी, और बढ़ेगी, और ये और ज़्यादा सोचने लगे। इसके लिए क्या किए, इन्होंने क्या किया कि उत्तर भारत में भी एक लोग को निर्धारित कर दिए, जिनका नाम था गौतम राहुगढ़। गौतम, उत्तर भारत में गौतम राहुगढ़। गौतम, दक्षिण भारत में कौन सिखा रहा था संस्कृत, अगस्त ऋषि। कौन, अगस्त ऋषि। उत्तर भारत में किसने जिम्मेवारी लिया, कौन लिया, गौतम राहुगढ़। पर उत्तर भारत वाले थोड़ा चालाक थे, कह रहे हम सिखवे नहीं करेंगे, हमको फायदा होने वाला कुछ है का, हमको फायदा यहाँ से नहीं हो रहा, अभी हम नई भाषा सीख लें तो उससे क्या होगा, हमको कोई फायदा होगा तब न सीखेंगे। अभी आपने ही कहा था कि हम सिंधी नहीं सीखेंगे, इंग्लिश की लाइन क्या हुआ, तुरंत ही सीखेंगे। अरे सर 1 घंटा ना 2 घंटा बताइए, हम क्या करेंगे, आएंगे, समय नहीं रहेगा, निकाल के आएंगे, मगर क्या करेंगे, सीखेंगे। देखिए कोई चीज़ हो, जब तक हमारा लाभ नहीं होगा या फिर मजबूरी नहीं होगी, तब तक हम किसी चीज़ को सीखने या करने का क्या करेंगे, नहीं करेंगे। जहाँ पर हमारा लाभ होगा तब हम सीखेंगे। इंग्लिश क्यों सीखना चाहती हैं, कोई तो कोई कारण होगा, काहे कि आप भी थोड़ा दिखा सके, हमको भी क्या है आती है, हमको भी इंग्लिश क्या है, इंग्लिश हमारी क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो कहीं भी देश के विदेश के किसी भी कोने में जाएंगे, अगर आपको इंग्लिश आ रही है तो साधारण रूप से किसी से बात करके कुछ क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और क्या है दूसरी चीज़ कि इंग्लिश जो है अब आजकल लगभग हर को किस में आ रही है, हर एग्जाम में आ रही है। तो हमारी मजबूरी है, हम लोग पढ़ते क्यों हैं, काहे कि नौकरी मिल जाए। अगर ना नौकरी की बात रहती तो कोई पढ़ने आता का, एकदम पढ़ने का मन किसका कर रहा है भाई साहब, नहीं एकदम नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गौतम राहुगढ़ ने क्या किए कि वहाँ पर गए संस्कृत सिखाने, तो कोई सीख नहीं रहा था, कोई क्या, तब ये क्या किए कि भागे भागे चले गए अपने गुरुजी के पास। गुरुजी के पास गए कौन, गौतम राहुगढ़। गुरुजी से बोले गुरुजी हम तो बेड़ा उठा लिए हैं कि जितना उत्तर भारत है उसके सभी एक एक बंदे को हम क्या सिखा देंगे, संस्कृत सिखा देंगे, कोई भी नहीं छूटेगा। मगर कौनो तैयार नहीं हो रहा है क्या हो रहा है, कोई तैयार नहीं हो रहा है सीखने का। अब इन्होंने कहा कि आप एकदम लोले हो का, हमने आपको इतना ज़्यादा मंत्र बताया है, किस दिन वो काम आएगा, इतना ज़्यादा संस्कृत का मंत्र बताए हैं, वो किस दिन काम आएगा। इन्होंने कहा मतलब समझे नहीं, कहे मंत्र का प्रयोग करो, कुछ नया नया दिखाओ, जब लोग देखेंगे तुम्हारे प्रति क्या होंगे, आकर्षित होंगे। जब आकर्षित होंगे तो तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने से लोग आएंगे, क्या करेंगे, अपने से आएंगे। चल दिए यहाँ से क्या किए, चल दिए, पुनः गए इधर अपने उत्तर भारत में गए। अब इन्होंने क्या किया कि एक ऐसे मंत्र का क्या किया, उच्चारण किया, जिसके आधार पे क्या हुआ कि इनके मुख में ज्वाला उत्पन्न हो गई। ज्वाला मतलब आग, अग्नि, ज्वाला उत्पन्न जब हो गई तब लोग देखकर बहुत प्रभावित हैं, अरे ये कौन चीज हो गया, ये कैसे, कह रहे हैं संस्कृत का यही तो क्या है, महत्व है। संस्कृत जिसको आ गई वो क्या हो जाएगा, भगवान बन जाएगा, एकदम जैसे चाहेगा मंत्र मारे। देखिएगा पहले के जितने भी युद्ध होते थे, लव कुश का युद्ध देखे हैं,
जो भी हो। लव कुश के युद्ध में देखते होंगे तो वो लोग जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बाढ़ चलाते थे, जाकर पूरा आग फेंकने लगता था। मंत्र क्या था? मंत्र था। मंत्र मतलब संस्कृत का श्लोक, जो भी हो, ठीक है ना। तो इसके आधार पे इन्होंने जो मंत्र पढ़ा, इनके मुख में क्या उत्पन्न हो गई? ज्वाला। जब ज्वाला उत्पन्न हो गई तो इनसे लोग देखे, अरे भाई साहब इतना ज्यादा इसके मुंह में ज्वाला उत्पन्न हो रही, क्या कारण है? सब लोग जानना चाहते थे, बताते थे हमको क्या आती है? संस्कृत आती है। जिसको जिसको संस्कृत आएगी वो क्या करेगा? पानी पर भी चल सकता है। क्या कर सकता है? पानी पे भी चल सकता है। तो सब लोग आकर्षित होंगे, सबका मन करेगा कि नहीं करेगा? उत्तर भारत के लोग इनसे आकर्षित हुए और सीखने लगे। काफ़ी मात्रा में इनको क्या है कि ये सिखाते हुए जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। सिखाते हुए क्या कर रहे थे? आगे बढ़ रहे थे। अब इसका शर्त क्या था? इनके गुरुजी ने बताया था, बाबू ये मंत्र उस दिन ही खत्म हो जाएगा अगर एक बार, अगर आप क्या किए, भूल चूक से भी अगर एक बार आप इसको गलत प्रयोग कर दिए या बुझ गया तो दोबारा ये आपके मुख से अग्नि नहीं उत्पन्न होगी। केवल 1 टाइम अनलिमिटेड डाटा ऑफर है, इसके बाद नहीं है, केवल एक बार का ऑफर है। ये बेचारे जा रहे थे, क्या कर रहे थे? जा रहे थे, सिखाते हुए जा रहे थे। पटना में एक जगह है, यहाँ पर पटना है, पटना में एक जगह है जिसका नाम क्या है? सोनपुर। सोनपुर का नाम सुने? 5-7 साल पहले एक तो गाना भी आया था, सोनपुर के मेलवा में। नहीं सुने? सुने? अच्छी बात। नहीं सुने तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ? सोनपुर की एक क्या है जगह है, यहीं पर क्या है कि एक नदी है जिसका नाम है गंडक। क्या नाम है? गंडक। अभी सिखाते हुए जा रहे थे, पटना में एक जगह थी जिसका नाम था सोनपुर। सोनपुर बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है गंडक। अब हो गई थी शाम, बेचारों का एकदम जा रहे थे, कोई मिल भी नहीं रहा था अकेले। अब बेचारे जा रहे थे, जाते जाते क्या हुआ? इसी नदिया में गिर गए। कूद नहीं गए, गिर गए। जब इसी नदिया में गिरे तो इनकी जो ज्वाला थी, जो मुख में अग्नि थी, वो क्या हो गई? बुझ गई। वो अग्नि अब दोबारा जलेगी क्या? नहीं जलेगी, दोबारा नहीं जलेगी, क्योंकि इनके गुरुजी ने पहले में से भविष्यवाणी कर दिया था। अब जब बुझ गई तो ये क्या हुए कि बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। काहे कि कुछ लोग अभी बच गए थे सिखाने के लिए। बहुत ज़्यादा जब क्रोधित हुए तो इसके आधार पर तुरंत इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ के लोगों को क्या कह दिए? अछूत बोल दिए। कहे कि यहाँ के लोग क्या हैं? अछूत हैं। यहाँ के लोग क्या हैं? अछूत हैं। और वहीं पर श्राप देकर चले आए कि अछूतों की धरती है। किसकी धरती है? अछूतों की धरती। देखिए पहले के जो लोग थे, अक्सर कोई भी वैसे पहले की जो मूवी आती है या फिर वैसा जितनी भी कहानियाँ सुने होंगे दादा दादी नाना नानी से, सब लोग बताते होंगे जितने लोग ऋषि मुनि हुआ करते थे श्राप दे देते थे। क्या देते थे? श्राप। तो ये भी गुस्सियाएँ तो क्या दे दिए? श्राप दे दिए कि ये जो धरती, यहाँ की जो स्थान है वो क्या है? अछूतों की धरती। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आर्य आए कहाँ से थे? मध्य एशिया में। यहाँ पर भारत में कहाँ रुके? सप्त सिंधु प्रदेश में 10 राजाओं ने इनके साथ मिलकर कौन सा युद्ध किया? दशराज का युद्ध। कौन सा युद्ध किया? दशराज का युद्ध किया। और उत्तर भारत में ये लोग जब क्या किए हैं कि यहाँ के लोगों को संस्कृत बताना शुरू किए। संस्कृत कहीं सीख लेंगे तो यहाँ के लोग हमारी बातों को क्या करेंगे? समझेंगे। तो यहाँ पर दक्षिण भारत में कौन संस्कृत सिखाने की जिम्मेदारी लिया? अगस्त ऋषि। उत्तर भारत में गौतम राहुगढ़। उत्तर भारत में गौतम राहुगढ़। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। इनका जो था ये क्या करते थे? इनका जो काम था ये अत्यधिक कृषि पर बल दिए थे। किस पर दिए थे बल? ज़्यादातर कृषि का काम ये ज़्यादातर करते थे। क्या करते थे? कृषि। कृषि तो समझते हैं सब। कृषि के साथ साथ ये पशुपालन का भी विशेष ध्यान देते थे। किसका ध्यान देते थे? पशुपालन। आर्य लोग क्या करते थे? अब ध्यान समझिएगा, अब धीरे धीरे कंसेप्ट आ रहा है। पशुपालन, कृषि के साथ साथ क्या करते थे? पशुपालन करते थे। पशुपालन में भी एक जानवर था जिसको ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, जिसका नाम था क्या? गाय। जिसका नाम क्या था? गाय नाम था। जिसका नाम क्या था? गाय था। गाय अभी भी तो है, था का जरूरत करने। गाय थी। जो गाय थी ना, तो गाय को बहुत ज़्यादा ये लोग क्या देते थे? महत्व देते थे।
अब इसको कहा जाता था कि इस समय क्या होता था, जो अमीर होगा न और गरीब का निर्धारण जो होता था वो गाय के आधार पे होता था। किसके आधार पे होता था? जिसके पास गाय ज्यादा रहेगी वो क्या रहेगा? बहुत ज्यादा अमीर रहेगा। जिसके पास कम रहेगी वो गरीब रहेगा। उसके पास क्या रहेगी? मान लीजिए कि दो भाई हैं, किसी के पास 10 ठो, किसी के पास 8 है, तो दूसरका वाला क्या कहेगा? 10 वाला हमसे क्या है? अमीर है, इसकी 2 ठो गैया क्या करें? मार देंगे तो हमारे बराबर आ जाएगा। ठीक है। अगर इस समय दोनों भाई ए बी में से मान लीजिए बी वाला इसके गैया को मार देता है तो गाय को मारने का सजा जो है डायरेक्ट मृत्यु दंड दिया जाता था। क्या दिया जाता था? अगर गाय को, किसी की भी गाय को आपने मार दिया है तो उस समय आपको क्या दिया जाएगा? मृत्यु दंड दिया जाता था। किस समय की बात चल रही है? वैदिक काल में। वैदिक काल में पशुपालन में सबसे ज्यादा महत्व तो किस जानवर को दिया जा रहा है? तो गाय को दिया जा रहा है। गाय की अगर हत्या कर दिया कोई तो उसको क्या दिया जाएगा? मृत्यु दंड। कुछ नहीं पूछना, डायरेक्ट मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। अब मान लीजिए किसी की गाय खो गई मतलब हेरा गई। खो गई मतलब किसी की गाय जब खो जाती थी तो उस गैया को खोजने की जिम्मेदारी जो होती थी ना वो उस समय के राजा की होती थी कि हमारी गाय जो है क्या है? खो गई है। आपको हमने राजा बनाया है तो आप क्या करें? हमारी गाय को खोज कर हमको दीजिए। हमारी गाय को खोज कर, अब हम नहीं जानते आप कैसे खोजेंगे, किसी से खोजाएं या कुछ करें, हमको हमारी गाय चाहिए तो चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्या होता था? सबसे ज्यादा बल किस पर दिया गया? कृषि पर और उसके साथ साथ पशुपालन पर। कृषि पर, उसके साथ साथ किस पर? पशुपालन पर क्या किया गया? ध्यान दिया गया। बात समझ में आ रही है? अब जो गैया को खोजने का प्रक्रम चलता था, राजा खोजता था या खोजाता था, इस प्रक्रम को, इस क्रिया विधि को कहते थे गविष्टि। गविष्टि। इस प्रक्रिया को क्या कहते थे? गविष्टि। राजा द्वारा जो गाय खोजी जाती थी, खोजने की जो प्रक्रिया थी उसे क्या कहते थे? गविष्टि। गविष्टि किसे कहते हैं? जब गाय खो जाएगी किसी तो खोजने की जिम्मेवारी किसकी होगी? राजा की। किसकी होगी? राजा की। अब राजा उस गाय को खोजेगा, ये जो प्रक्रिया होगी उसके खोजने की, उसे क्या कहेंगे? गविष्टि। उसको क्या कहेंगे? गविष्टि कहेंगे। उस चीज को क्या कहेंगे? तो अर्थव्यवस्था समझते हैं। अर्थव्यवस्था मतलब खान खर्च, जो पैसा रुपया होता है। अर्थशास्त्र जब पढ़ेंगे पूरा क्लियर होगा। जो इस समय की अर्थशास्त्र हमारा टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक ये है, ठीक है ना। जो इस समय की अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था मतलब कैसे काम चल रहा आगे। जो इस समय की अर्थव्यवस्था जो टिकी हुई थी वो केवल और केवल कृषि पर टिकी हुई थी। किस पर? कृषि पर। अगर मौसम खराब हो गया, अगर कृषि खेती अच्छे से नहीं हो पाई तो यहाँ पर भूखमरी के क्या हो जाएंगे? शिकार हो जाएंगे। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था किस पर टिकी थी? कृषि पर टिकी थी। किस पर टिकी थी? समझ में आया अब तक का टॉपिक? जितने भी पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। संस्कृत जो सिखाने का काम 2 लोगों ने लिया, दक्षिण में अगस्त ऋषि, उत्तर में गौतम राहुगढ़। उत्तर में गौतम राहुगढ़। 10 राजाओं ने मिलकर सोचा कि आर्यों को भगा दे। इसके लिए कौन सा युद्ध किए? तो दशराज का युद्ध। कौन सा युद्ध किए? दशराज का युद्ध। उसमें कौन जीता? आर्य जीते। आर्य का कौन सा कबीला जीता? तो भरत कबीला। आर्य का कौन सा कबीला? भरत कबीला। जब आर्यों का ज्यादा प्रभाव हो गया तो इन्होंने कहा कि हमारा जो है भरत कबीला क्या है, किसको जीत लिया था, इसी के नाम पर इन लोगों ने क्या किया? हमारे भारत का नाम, भारत के नाम पर भारत रख दिया। ठीक है ना। कई जगह पर कई मिलता है, ठीक है ना। अभी कहीं और कुछ मिलेगा, भारत का नाम ऐसे पड़ा, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ से जो आता है कि आर्यों ने हमारे ऊपर क्या किया, आर्य जब आए थे तो उनका जो युद्ध लड़ने के बाद यहाँ पर क्या किए, भारत रख दिए इसका नाम। आगे चलें, अब देख लेते हैं इनकी अर्थव्यवस्था किससे पर टिकी थी, तो कृषि पर। अब जो इनका समाज था ना, समाज मतलब जानते हैं, रहन सहन, जितने लोग रहते थे यहाँ पर, इनका जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक मतलब जहाँ पर पिता की सत्ता चलती हो, पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, ठीक है, गलत,
पितृसत्तात्मक था। इनका समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक, मतलब जहाँ पर माता की ज़्यादा चलती हो। पितृसत्तात्मक जहाँ पर पिता की ज़्यादा चलती हो। पिताजी जो कहेंगे वही क्या होगा? होगा। जो नहीं कहेंगे वो नहीं होगा। कोई अपने मन से नहीं कह सकता। अगर पिताजी कह दिए माताजी को कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगी, तो इसका मतलब नहीं निकलेंगी। बाजार जाकर चाउमीन अपने मन से नहीं खा सकती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसी को कहते हैं पितृसत्तात्मक। इस समय जो है वैदिक काल था। वैदिक काल में जो इनका समाज था ना, समाज जो है टोटल 4 वर्गों में बटा था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में इनका समाज बटा हुआ था। 4 वर्गों को इस प्रकार समझ लीजिएगा। 4 वर्ग जो होते थे वो 4 वर्ग क्या थे? पहला वर्ग था आपका ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ये लोग क्या है कि वेद की रचना किए थे। किसकी रचना किए थे? वेद की। वेद की जब रचना किए थे संस्कृत भाषा में किए थे। ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिए थे? गॉड को। हम इंसानों को पैदा किसने किया है? भगवान ने। भगवान ने क्या किया है कि हम लोगों को पैदा किया है। इसीलिए क्या कहते थे कि हमारे जो है गॉड हैं, भगवान क्या है कि हमको पैदा किए हैं। और हम इन लोगों में, अब यहाँ के जो लोग थे इनकी कैटेगरी 4 बन गई। पहले जो कैटेगरी होती थी जिसको क्या कहते थे? ब्राह्मण। ब्राह्मण को गॉड ने रच रच के अपने हाथों से बना। ठीक है ना? फिलहाल इतना देखिए। अब क्या था? जो ब्राह्मण होते थे, पहले देख लेते फिर समझते हैं। ब्राह्मण पहला क्या था? ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र, चौथा शूद्र। देखिए इसमें क्या होता था? इस समय जो समाज होते थे 4 वर्गों में बटा था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। जो क्या है शिक्षा देने का काम करता था उसे क्या कहते थे? ब्राह्मण। जो क्या करता था? सेवा करता था। देश की सेवा हो गई चाहे परिवार की सेवा हो गई, जो सेवा करता था उसे क्या कहते थे? क्षत्रिय कहते थे। हाँ ठीक। जो व्यापार करता था, क्या करता था? व्यापार। जो व्यापार करता था उसको वैश्य कहते थे। और जो इन सब लोगों की सेवा करता था उसे शूद्र कहते थे। उसे क्या कहते थे? शूद्र कहते थे। उसे क्या कहते थे? शूद्र कहते थे। अंत में जाकर जो ये वैदिक काल है इसका टाइम पीरियड कितना है? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल क्या हुआ गया कि 2 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया? 2 भागों में वैदिक काल बट गया। समझ में आ रहा है आपको सही से? किसी को दिक्कत तो बोलिएगा, ठीक है ना? वैदिक काल कितने भागों में बटा? 2 भागों में। सबसे पहला वाला कौन सा वेद लिखा गया था आप लोग बताएंगे? पहला ऋग्वेद। पहला सबसे पहला कौन सा वेद लिखा गया? ऋग्वेद लिखा गया। ऋग्वेद के पानी है क्या? ऋग्वेद के नाम पे ही पहला जो समाज बटा था उसका नाम था ऋग्वैदिक काल। कौन सा? ऋग्वैदिक काल। देखिए जो वैदिक काल था वो 2 भागों में बट गया। कितने भागों में बटा? 2 भागों में बटा। सबसे पहला जो है ऋग्वेद की क्या हुई? रचना हुई। इसीलिए इस जो कालखंड था इसको ऋग्वैदिक काल कहा गया। कौन सा काल कहा गया? ऋग्वैदिक काल कहा गया। और दूसरे वालों को कहा गया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। दूसरे वाले को उत्तर वैदिक काल, पहले वाले को ऋग्वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल था इसका टाइम पीरियड था 1500 से लेकर 1000 BC। और इसका कहाँ होगा? क्या होगा? 1000 से 600 BC। इतना क्लियर है? वैदिक काल कितने भागों में बटा? 2 भागों में बटा। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से 1000 BC और इसका 1000 से 600 BC। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए इनका जो समाज था, इनका समाज की खासियत क्या थी कि इस ऋग्वैदिक काल में खासियत क्या थी कि एक ही परिवार के अगर 4 लोग हैं तो चारों कैटेगरी में क्या है? आ सकते हैं। एक ही परिवार के अगर 5-6 लोग हैं तो जिसका जैसा कर्म होगा वैसे उसको क्या किया जाएगा? वैसे समाज में रखा जाएगा। मान लीजिए अगर आपका परिवार हो या हमारा परिवार हो, उसमें कोई शिक्षा देने का काम कर रहा है एज लाइक पंडित जी या इस समय के टीचर, ठीक है ना? अगर उसमें आपके परिवार में, अगर उस समय रहते हैं आपके परिवार में कोई क्या कर रहा है? किसी को शिक्षा देने का काम कर रहा है तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? ब्राह्मण।
उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? ब्राह्मण वाली कैटेगरी में। उसी में से कोई क्या है, उसका ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई मन नहीं कर रहा, उसके ऊपर क्या एकदम खून खौल रहा, हम पूरा अपने राष्ट्र की क्या करेंगे? सेवा करेंगे, अपने राष्ट्र की कर लिया ज्वाइन आर्मी, वो क्या कहलाएगा? क्षत्रिय। वो क्या कहलाएगा? एक ही परिवार की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? वो क्या कहलाएगा? क्षत्रिय। मान लीजिए पिताजी थे, वो सोचे हमारे दोनों बेटवा तो कमा ही रहे हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, अब हम भी क्या करें कि अगर घर का खर्चा चला लेंगे तो पैसा दोनों का होगा, दोनों पैसा बच जाएगा। इसके लिए इन्होंने भी क्या कर लिया कि मान लीजिए पान वगैरह की दुकान खोली, यानी कि क्या कर लिए? व्यापार खोल लिए, तो वो क्या कहलाएंगे? वैसे। अब घर में माता जी हैं, माता जी बेचारे कुछ नहीं कर रही हैं, मतलब कोई काम, घर का पूरा काम कर रही हैं। देखिएगा जो महिलाएं घर की होती हैं, जो मान लीजिए कोई जॉब नहीं कर रही, कुछ नहीं, घर पर सबसे ज़्यादा काम कौन करती हैं? घर की जो महिलाएं मलकिन होती हैं। और सबसे ज़्यादा डांट कौन खाता है? वही खाती। सबसे ज़्यादा डांटता कौन है? ये भाई साहब आएंगे, हमको टाइम से खाना नहीं मिला, फेंक फाक के चल दिए, ये भी। यानी कि सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? तो शूद्र करता है। और सबसे ज़्यादा लतियाने का काम भी किसको किया जाता है? तो शूद्र को ही किया जाता है। समझ में आ रही बात? तो इस समय की यही खासियत थी। किस समय की? ऋग वैदिक काल की खासियत थी कि आपका जैसा कर्म होगा वैसा आपको उस प्रकार के समाज में रखा जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती थी किसको? ब्राह्मण को। इनकी संख्या बहुत कम होती थी। इनकी संख्या क्या है? आज भी कम है, ठीक है, इनकी संख्या क्या है? बहुत कम होती थी। अब इस आधार पे क्या है कि यहाँ पर क्या है? बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता था। अब कौन नहीं चाहता कि हमको सम्मान ना मिले? सब लोग चाहते हैं। दिक्कत कहाँ पर हो गई कि जब ऋग वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त होकर किसमें बदल गया? उत्तर वैदिक काल में। तो ये जो बाबू लोग थे, ब्राह्मण लोग कहते थे अब क्या है कि समाज का बंटवारा जो होगा वो कर्म के आधार पर ना होकर वंश के आधार पे होगा। किस आधार पे होगा? वंश के आधार पे होगा। अब उत्तर वैदिक काल में कह दिया गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, वैश्य का बेटा शूद्र का बेटा। हाँ बोलिए, कोई डाउट? किस काल में हो गया? इन दोनों में से अच्छा कौन था? ऋग वैदिक काल था। कि भाई साहब जैसा आपका कर्म करेंगे ना वैसे आपको क्या मिलेगा? स्थान मिलेगा, जगह। अगर बहुत अच्छा काम करेंगे बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा, बहुत लोग काम करेंगे तो। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई जब उत्तर वैदिक काल आया कि देखिए भाई साहब यहाँ पर सम्मान मिल रहा है। मान लीजिए हम ब्राह्मण हैं, हमको चारों वेदों की क्या है? जानकारी है, हम ब्राह्मण कहला रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। हमारा बेटवा जो है वो नालायक निकल गया, उसको अक्को वेद नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारी बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? फलाना इतना ज़्यादा समझदार थे, उनका बेटा हुआ क्या? उतना ज़्यादा नालायक निकल गया। तो इस चीज से बचने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि अब ब्राह्मण का बेटा क्या होगा? कर्म, इसका समाज का निर्धारण कर्म के आधार पर कर दिए। बोलिए, बोल रहे थे कुछ? पूछ रहे थे? नहीं। समझ में आई बात? समाज का बंटवारा किसके आधार पर हो गया? वंश के आधार पर। किस काल में हो गया? उत्तर वैदिक काल। कहने का मतलब बस यही है कि अब क्या होगा कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा वैश्य का बेटा, शूद्र का बेटा, तब से चलता आ रहा है, ठीक है? तब से क्या हो रहा है? समझ में आ रही बात? क्लियर? अब चलते हैं आगे। समाज कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। समाज कितने प्रकार का? आर्यों का समाज कितने प्रकार का? तो 4 प्रकार का। किसी को कोई डाउट? कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आगे चले, आगे चलते हैं। अब इसको देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसको देखते हैं कि अब ये लोग धार्मिक लोग थे। जब धार्मिक थे तो पूजा पाठ भी करेंगे। पूजा पाठ करेंगे तो पूजा पाठ इस समय जैसे होता था, मान लीजिए कोई हिंदू धर्म का बहुत बड़ा वो है, पंडित जी हैं, तो बहुत बड़ी पूजा करते थे, तो उसको क्या कहेंगे? बहुत बड़ी पूजा करेंगे तो क्या कहेंगे? यज्ञ। क्या कहेंगे? जो आर्य लोग थे वैदिक काल में ये लोग भी यज्ञ करवाते थे। क्या कराते थे? यज्ञ करवाते थे। यज्ञ भी इनका 3 प्रकार का होता था। यज्ञ कितने प्रकार का होता था? 3 प्रकार का होता था। पहला था अश्वमेघ यज्ञ। पहला अश्वमेघ यज्ञ, पहला था अश्वमेघ यज्ञ। दूसरा वाजपेय यज्ञ, वाजपेय
यज्ञ, अभी समझा रहे हैं। तीसरा था आपका, देखिए अश्वमेघ, पहले देखते डायरेक्ट अश्वमेघ यज्ञ कैसे होता था। अश्वमेघ यज्ञ जो था ना, वो क्या काम था, मान लीजिए हमको क्या है कि किसी का जमीन हड़पना है, इस समय करेंगे क्या। आज के समय में तो इसे हड़प नहीं सकते, धीरे धीरे मेड़ काटना का करेंगे, हम प्रारंभ कर देंगे। 80% लड़ाई जो होती है इसी होती है शुरू। हाँ हमार मेड़िया का किए हैं, काट लिए, और दूसरा पक्ष वाला कहेगा हम मेड़ थोड़ी काटता नहीं, वो घास जाम गई लाल घसिया के छाटता नहीं, हटावत रानी, यही होता है ना। अब यहाँ पर क्या होता था कि जो राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता था, अपने से आप देखे होंगे जो ज़्यादा बड़ा होगा वो अपने से छोटे को हमेशा क्या है, दबाता है। आज से नहीं, पूरा इतिहास हमारा गवाह है, इतिहास पूरा उठाकर देखेंगे, आज भी वही होता है। अभी किसी को कह दीजिए कि आपसे वो कमज़ोर है, उसको एक झापड़ मारना है, एक हाथ, क्या करेंगे, कौन सी बड़ी बात है, तुरंत मार देंगे। अगर आपसे थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है तो कहेंगे भाई साहब 4 बार सोचेंगे कि हम नहीं मार पाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर जो अश्वमेघ यज्ञ होता था, इस समय क्या था कि जो बड़ा राजा होता था वो अपने से छोटे राजा के राज्य को हड़पने के लिए यह वाली क्या करता था, प्रक्रिया अपनाता था, अश्वमेघ यज्ञ कराता था। खोजता था पंडित जी हाजिर हो जाते थे। पंडित जी जब आते थे तो कहता था राजा किस यज्ञ की तैयारी करिए, अश्वमेघ। एक ठोका है बहुत अच्छा सा सफ़ेद वाला घोड़ा मंगाया जाता था और उसको बढ़िया से सजाया जाता था। पंडित जी यहाँ यज्ञ की तैयारी करते थे और घोड़े को छोड़ दिया जाता था। शर्त यह लिखी रहती थी घोड़े के ऊपर, मतलब कहीं पर पोस्टर लगा के कि जहाँ जहाँ तक यह घोड़ा जाएगा वह क्षेत्र किसका हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। जिस राजा को यह पसंद नहीं है वो क्या करेगा, इस घोड़े को रोकेगा, हमारी सेना पीछे से आ रही होगा, युद्ध क्या होगा, युद्ध होगा। जबरदस्तियाँ जुड़ा रहे हैं ना, मतलब अपने राज्य का विस्तार करना है तो कुछ भी कर लेंगे। तो इस प्रकार क्या होता था, अश्वमेघ यज्ञ होता था। समझ में आई अश्वमेघ यज्ञ, घोड़ा के आधार पर, घोड़ा को कहते हैं अश्वमेघ यज्ञ क्या है, हो जाता था। अब बताइए इससे किसी राजा, भाई साहब छोट मोट आदमी है, इसको घोड़ा हाँक के क्या कर रहे हो। अब जान जाएगा वो कि बहुत बड़ा राजा है तो ऐसे भी कहेगा कि इससे हमको हारना ही है, क्या जरूरत है लात खाने की, इससे अच्छा स्वीकार कर लो, जाओ भाई ले जाओ। हो सकता है अगर उतना रहेंगे तो फिर क्या कर लेंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, हम क्या है आगे काम चलता रहेगा। क्लियर है, समझ में आया। अब दूसरा जो यज्ञ होता था उस समय का दूसरा यज्ञ था जिसका नाम क्या था, वाजपेय यज्ञ। दूसरा यज्ञ कौन सा था, वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ में क्या होता था, इसमें शक्ति प्रदर्शन होता था। क्या होता था, शक्ति प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन जानते हैं, आज भी होता, 26 जनवरी के दिन देखिएगा, हमारे यहाँ से जितने भी हथियार होते हैं सब कुछ क्या कर दिया जाता है, निकाल कर दिखाया जाता है कि हमारे पास कितनी क्या है, शक्ति है। अभी राष्ट्रपति का क्या हो, शपथ हो रही है तो उस समय भी अपनी शक्ति दिखाई जाती है। प्रधानमंत्री की शपथ, प्रधानमंत्री जी शपथ लिए थे तो भी बुलाए थे बड़े बड़े लोगों को देश विदेश से, कहे थे देखिए हमारी क्या है, शक्ति है। बुलाना भी चाहिए, कम से कम डरे तो देखे तो हाँ हमारे पास है क्या, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। दूसरा कौन सा यज्ञ था, पहला अश्वमेघ, दूसरा वाजपेय। तीसरा यज्ञ जो होता था जिसको कहते थे राजश्रेय यज्ञ। कौन सा यज्ञ था, राजश्रेय यज्ञ। तीसरा यज्ञ कौन सा था, राजश्रेय यज्ञ। ये जो था राजश्रेय का मतलब क्या है कि पहले के जो राजा होते थे, राजा का बेटा क्या बनता था, राजा बनता था। राजा का बेटा राजा बनता था। तो एक राजा जो बूढ़ा गया है वो अपने बेटे को क्या करता था, राजा जब बनाता था तो उसको शपथ दिलाता था। शपथ तो दिलाना पड़ता है। अभी मुखिया का चुनाव जीत गए हैं तो उसका भी शपथ होता है, अभी भी होता है। राष्ट्रपति भी शपथ ले ली और प्रधानमंत्री तो कई के ले चुके हैं, ठीक है। तो शपथ जो होता था राजश्रेय यज्ञ कहते थे। जब उस समय राजा क्या करते थे, अपने बेटे को राजा बनाता था तो उस समय भी एक यज्ञ कराता था, जिस यज्ञ का क्या नाम हुआ करता था, राजश्रेय यज्ञ। क्या नाम हुआ करता था, राजश्रेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ कब होता था, जब अपना शक्ति दिखाना हो, अपना क्या दबदबा बनाना हो कि पूरा राजा जितने अपने आस पड़ोस के सबको बुलाओ, अब हम क्या करेंगे, पूरा अपना हथियार दिखाएंगे। जब हथियार ज़्यादा देख जाएंगे अगल बगल के राजा तो ऐसे अजुराने से क्या करेंगे, डरेंगे, ये हम इनसे अजुराए ना, इनके पास क्या है, बहुत सामान है, बहुत हथियार है, दौड़ा के मारेंगे, हमारा क्या है, कहीं पर भी मौका नहीं मिलेगा। समझ में आया।
पहला समाज था कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। दूसरा क्या देख लिए हम लोग? यज्ञ। उस समय यज्ञ कितने प्रकार से होते थे? कौन कौन से? अश्वमेध, वाजपेय और राजश्रेय। अश्वमेध, वाजपेय और राजश्रेय। अश्वमेध, वाजपेय और राजश्रेय। अब देखिए, जहाँ पर कई लोग रहते हैं तो वहाँ पर झगड़ा होगी। सुने होंगे कि जहाँ 4 ठो बर्तन वहाँ खड़केगा जरूर। सुने हैं? जहाँ ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ वाद विवाद होगा। जब वाद विवाद होगा तो कुछ लोग अपने आप को का सही साबित करेंगे। कौन नहीं करे? सब सोचेंगे हम ही कहाँ हैं सही, हम ही क्या है सही। तो उसके लिए जब झगड़ा होगी तो उसके लिए पंचायत भी होनी चाहिए। पंचायत तो होनी चाहिए। तो उस समय भी क्या हुआ करती थी? पंचायत। उस समय भी क्या हुआ करती थी? पंचायत। पंचायत जो हुआ करती थी, पंचायत भी 3 तरह की होती थी। पंचायत कितनी तरह की होती थी? 3 तरह की होती थी। समाज कितने प्रकार का था? 4। समाज। यज्ञ कितने प्रकार का? 3। पंचायत 3। कौन कौन? पहली होती थी सभा। क्या होती थी? सभा। पहली क्या होती थी? सभा होती थी। सभा का मतलब इसमें साधारण लोग भाग लेते थे। साधारण लोग में कहने का मतलब क्या है कि किसी का कोई ज़मीन का है हड़प लिया है, किसी का कोई मेड़ काट लिया है, तो ऐसा मामला जब फंस जाता था, मार फौजदारी थोड़ा मोड़ा हो जाती थी, तो उसके लिए क्या होती थी? सभा होती थी। उसके लिए क्या होता था? तो सभा होता था। दूसरा होती थी समिति। क्या होती थी? समिति। दूसरा समिति जो होती थी ये उच्च वर्ग के लोगों के लिए। उच्च लोग जैसे ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण लोग आपस में भिड़ गए, कहें कि इस मंदिर में से हमको इतना मिलना चाहिए था, आपने क्या हमको इतने दिया। बाय द वे हो सकता है, ठीक है, क्लियर नहीं ऐसे बताने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। सब में होता है झगड़ा थोड़ा मोड़ा। तो यहाँ पर क्या होता था? जो उच्च लोग हुआ करते थे, उच्च तबके के लोग, इनमें जब विवाद होता था तो इनके लिए किस प्रकार की पंचायत होती थी? समिति। जो साधारण लोग थे इनके लिए साधारण लोग किसके लिए? अब एक और पंचायत होती थी जिसका नाम था विदथ। क्या नाम था? विदथ। क्या नाम था? विदथ। विदथ में क्या है कि महिलाओं को भी क्या दिया गया था? छूट दिया गया था कि महिलाएं भी क्या कर सकती हैं विदथ में भाग। अब आप बताइए भीड़ ज़्यादा किसमें होगी? किसमें भीड़ ज़्यादा होगी? विदथ में। जहाँ पर महिला है वहाँ पर झगड़ा क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों? देखिएगा, एक महिला क्या करती है? अपने सास से झगड़ा, और किससे? जेठान से, ननद से, भौजाई से, अपने बहन से, महतारी से, दादा से, सबसे कहा है कि झगड़ा होगी, ठीक है। तो ज़्यादा झगड़ा किसके? अब देखिएगा, इतिहास उठा के देखिएगा, झगड़ा जो भी होगा था, अगर पुरुषों में भी झगड़ा होता है तो किसके कारण? रामायण में किसके कारण हुआ? महिला के। महाभारत में किसके कारण हुआ? महिला के। कोई फिल्म में किसके कारण होता है ज़्यादा तामझाम? महिला के। अगर हीरोइन ना हो तो फिल्म क्या होगी? आगे बढ़ पाएगी कहानी? नहीं बढ़ पाएगी। अब जब जहाँ महिला है, ठीक है ना, तो महिला है तो वहाँ पर ज़्यादा क्या होगा? झगड़ा होगा। ज़्यादा झगड़ा होगा तो महिलाओं ने भी कह दिया कि हमारे लिए भी होना चाहिए, हमको तो बहुत ज़रूरी है। जब बहुत ज़रूरी है तो क्या कह दिया? जाओ भाई इसमें रहो। अब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या हो गया? भीड़ इसी में हो गई। 250 बार इसकी चर्चा हुई है। अब सोच लीजिए, वेद में 250 बार चर्चा हुई विदथ पंचायत की, वैदिक काल की विदथ। अब ज़्यादा बार चर्चा हुई, इसकी मतलब क्या है? भीड़ ज़्यादा किस में होगी? विदथ में। समझ में आया? आज के लिए इतना जाने देते हैं, ठीक है ना।